Hello aspirants, welcome back to my channel UPSC with me. 2025 के प्रीलिम्स का रिजल्ट ऑलमोस्ट एक वीक पहले आ चुका है और एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट था इन माय ओपिनियन। इसके बावजूद अराउंड 14,000 स्टूडेंट्स, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्लियर किया। फॉर दोस्त हु कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, इट्स नॉट टाइम टू सिट, इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। हमें चेक करने की ज़रूरत है कि हमसे क्या गलती हुई और उस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा फॉर दोज हु क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड हैड नो आइडिया हाउ टू फ्रेम योर आंसर, what to write in your answer, what type of question they could ask in UPSC mains. So I have come with the solution. This course will provide you everything for your UPSC mains questions. How to write it, how to think in the examination hall. So just stick with me around next 30 to 35 class. I will take you from beginning to advanced level. All right. So let's start. Here is our first class in which I will tell you आखिर कितने टाइप्स के यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। आई मीन वी कैन नॉट क्लासिफाई देम बट आई कैन गिव यू अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए, इसको अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट्स टेक अ broad introduction. As we all know, UPSC means descriptive paper test. डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें हमारे जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, सबको पता है, जीएस 1, 2, 3 एंड 4, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस पता होगा। इसके अलावा हमारी लैंग्वेज का टेस्ट होता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके दो पेपर होंगे, ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। आपकी रैंक आप लिस्ट में होंगे या नहीं, ऑप्शनल डिसाइड करेगा। कि जीएस के लिए सभी एक सी बुक पढ़ते हैं, सभी के पास बेसिक वही नॉलेज होती है जो आपके पास है, और आपका ऑप्शनल डिसाइड करता है कि आप लिस्ट में होंगे या नहीं। आपका इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप लिस्ट में अगर हैं तो कौन सी पोजीशन पर हैं। आपको आईपीएस मिलेगा या रेवेन्यू सर्विस या एनी अदर सर्विस। इसके अलावा एक एसए का पेपर भी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिस्ट में नाम आने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ एकेडमिक क्वेश्चन। आई एम सॉरी, एकेडमिक की जगह यूपीएससी लिखना था मुझे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहला, अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करना चाहूँ तो मैंने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक, स्टैटिक क्वेश्चंस, हर एग्जाम में, आई मीन जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, इन सभी एग्जाम्स में आपको कुछ क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसमें से 10 आपके 10 मार्कर होंगे, 10 आपके 15 मार्कर होंगे। 15 मार्कर्स के लिए आपको 3 पेजेस मिलेंगे और 10 मार्कर के लिए आपको 2 पेजेस मिलेंगे। वर्ड लिमिट होती है 150 और इसकी होती है 250 अराउंड। आप इसके आसपास भी लिख देंगे 3 पेजेस आपने फिल किए हैं, हम
वो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो आपके पास स्टैटिक क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा आपके पास होंगे डायनामिक क्वेश्चंस, और एक थर्ड कैटेगरी है इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो स्टैटिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं? फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, ऑलराइट, एंड थ्योरीज, जो भी आपने पढ़ा है जियोग्राफी में, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनमें जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये क्वेश्चन उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन होती है इनकी। फॉर एग्जांपल, द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंड हाइलाइट्स नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है। ऑलराइट, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स? These question assess understanding of established knowledge without influence current events. ये क्वेश्चन क्यों डाले जाते हैं? ताकि आपके बेसिक्स को असेस किया जा सके। ठीक है, अगले डायनामिक क्वेश्चन। डायनामिक क्वेश्चन आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। करंट अफेयर्स, these questions are influenced by current affairs, as I said. Encouraging analysis of contemporary issues, ये क्यों डाले जाते हैं? ताकि आपके आसपास की नॉलेज को टेस्ट किया जा सके कि कैंडिडेट को अपने आसपास की नॉलेज है कि नहीं, क्या वो अवेयर रहता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। अब आपको प्रोटेक्शनिज्म पता होना चाहिए, यहाँ पे कीवर्ड है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला? रिसेंटली जैसे ही अपने अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प आए, उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि उनके गुड्स मार्केट में ज्यादा बिके, ऑन ग्लोबल ट्रेड। अब इस प्रोटेक्शनिज्म का अपने ही देश के गुड्स जो वो बना रहे हैं उनका ज्यादा इम्पैक्ट हो, इससे ग्लोबल ट्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने रेसिप्रोकल, वर्ड रेसिप्रोकल टैरिफ इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसका ग्लोबल ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, एकदम करंट अफेयर बेस्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? दिस क्वेश्चन नेसेसिटेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू कनेक्ट थ्योरी विद रियल वर्ल्ड सिचुएशन। आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने करंट अफेयर्स पढ़े, क्या आप इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये चेक किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक और इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो केवल एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके एक सब्जेक्ट के अलावा कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज असेस की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस दैट फोकस सोल ऑन सिंगल सब्जेक्ट एरिया रिक्वायरिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी सब्जेक्ट एनालिसिस, सच एज लिंकिंग क्लाइमेट चेंज टू गवर्नेंस। क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है, गवर्नेंस आपका पॉलिटी में आ जाता है, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2, सॉरी, यस 2। इन ये क्यों पूछे जाते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स? टू इनकरेज ब्रॉडर थिंकिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, क्या कैंडिडेट ब्रॉडर सोच सकता है, और इस ब्रॉडर सोच में जितना वो ब्रॉड सोच पा रहा है उस वास्ट नॉलेज को क्या वो सिर्फ 150 से 250 शब्दों के बीच उतार सकता है शीट? तो ये चेक किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, इसके अलावा एथिक्स में आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे? केस स्टडी बेस्ड, इन सभी को हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इनके इंट्रोडक्शंस कैसे लिखने हैं, इनका कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे डिजाइन करनी है, कैसे फ्लो बनेगा, सब कुछ। These question require analysis of real life scenarios. एज सच इसमें कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं, आपके पास रियल लाइफ सिनारियोज होंगे, केस स्टडी होगी, उसको पढ़ के आपको
आंसर करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एकेडमिक थ्योरी, आपने जो भी अपनी बुक्स में पढ़ा है, कि आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये एक अलग क्लासिफिकेशन हो गया। अब तक मैंने क्या पढ़ा है, आपके पास होते हैं क्वेश्चन स्टैटिक, उसके अलावा होते हैं डायनेमिक, इसके अलावा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर होता है आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी, इसके अलावा केस स्टडीज, फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे सॉल्यूशन मांग रहे हैं। क्वेश्चन में आपको कोई इशू बता दिया जाएगा, अब आपसे वो लोग कहेंगे नहीं कि आप इसका सॉल्यूशन दो, बट एज एन कैंडिडेट, एज एन फ्यूचर आईएएस और मे बी आईपीएस, वट एवर यू वांट बी, आपकी ड्यूटी है कि अगर कोई इशू है तो आप उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें। ठीक है। इसके अलावा ओपिनियन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे आपका ओपिनियन मांगेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आप ना तो कंप्लीटली नेगेटिव हो सकते हैं और ना ही कंप्लीटली पॉजिटिव। You should be a balanced approach. If the question is about negative concept, for example, the global warming, okay, you can answer in negative point of view, but आपको उसके खिलाफ, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी बताने पड़ेंगे। ठीक है। कोई इशू है, उसके नेगेटिव के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको देना पड़ेगा। ऑलराइट। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग एज सच ये कोई टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं होते, बट जरूरी होते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एम टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। ज्यादातर मैंने यहाँ ऑल टाइप्स लिखा है, बट ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर ही आपसे सॉल्व होंगे। एनालिटिकल स्किल्स, क्या आप सिचुएशन को एनालाइज कर पा रहे हैं या नहीं। Engaging with these questions help develop deeper understanding of complex issues. अच्छा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके रियल वर्ल्ड में अप्लाई। यूजुअली ये क्वेश्चंस आपको एथिक्स के पेपर में आप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये आपके क्वेश्चंस के टाइप्स थे, ये उनको सॉल्व करने के तरीके। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होना चाहिए, डाइवर्स पर्सपेक्टिव होना चाहिए। नंबरिंग गलत कर दी शायद। ठीक है। डाइवर्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव का मतलब, क्या आप किसी इशू को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली जनवरी में द हिंदू में न्यूज आई थी रैट होल माइनिंग को लेकर। अब रैट होल माइनिंग करते टाइम कुछ लोगों की मृत्यु हो गई वहां पे। ठीक है। रेड होल माइनिंग क्या होता है, आप सर्च कर सकते हैं। जस्ट जैसे कोई प्लेट्यू है, इसमें सिर्फ एक पतली सी लेयर कोल की है, इसको फिजिबली निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रॉफिटेबली हम इसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे माइनिंग नहीं करती, क्योंकि बहुत पतली लेयर होती है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम के लिए। ठीक है। ऊपर से ये मणिपुर में था, और मणिपुर में हम सभी को पता है मणिपुर 6 शेड्यूल के अंदर आता है, यानी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसके ऊपर। यहाँ के लोग रेड होल माइनिंग का सहारा लेते हैं। जस्ट स्मॉल होल्स डिग करेंगे यहाँ पे, और उसमें आदमी सिर्फ इतना बड़ा कि एक आदमी जा सके, और इस कोल को निकाल के वो लोग मार्केट में बेचते हैं। अच्छा, इसके नुकसान क्या है। ऑल वी जस्ट लॉस्ट फ्यू लाइव्स, ये फिजिबल नहीं है एज आई सेड। ऊपर की जो सॉइल है वो कोलैप्स हो सकती है कभी भी। ठीक है। अनस्टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन क्या यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस इशू को देखने का। क्या आप इशू को इस इशू को दूसरी तरफ से नहीं देख सकते,
कि यहाँ के लोगों के पास कोई और लाइवलीहुड है? अगर नहीं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइवर्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। शायद मैंने स्लाइड आगे पीछे कर दी। यस, पहले ये है अपने पास। अब मैंने क्वेश्चंस को दूसरी कैटेगरीज में बांटा। ऐसी कैटेगरी जिसमें हमें एक कीवर्ड देख के पता लगेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। हम सभी जानते होंगे, आप लोग जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और जो नए एस्पिरेंट्स हैं मेरे, उनको मैं बता दूं, इन वर्ड्स को हम कहते हैं डायरेक्टिव्स। ये हमको डायरेक्ट करते हैं कि हमको क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है और किस वे में मुझे इसका आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से क्वेश्चन में लिखा है एनालाइज। एंड में लिखा होता है, डायरेक्टिव वर्ड यूजुअली एंड में होता है या स्टार्टिंग में। यू विल अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। अब अगर उसने एनालाइज पूछा है तो क्या जानना चाहता है? इट रिक्वायर डिटेल एनालिसिस विद द एविडेंस। एविडेंस मीन्स मुझे डाटा का यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, और ये कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। अच्छा, और क्या करना चाहिए? इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्री। ये एक एग्जांपल है। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। 1995 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसका इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये बताना है। ठीक है। अब अब उसने अगर मेरे से डिटेल एनालिसिस पूछी है, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं इसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स दिखाऊं? और आंसर को, ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन से हमारा बेनिफिट हुआ था, तो मेरे को आंसर को भी एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा कंक्लूजन कैसा होगा? एक पॉजिटिव कंक्लूजन। अगला, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। नाउ एनालाइज critically and critical examination may be sound similar to each other, but critical examination also involves suggestion and reforms. Analyze and critical examination are similar, but critical examination also involves suggestion and reforms. वो सजेशन भी मांगता है, रिफॉर्म क्या सही करने की जरूरत है। हमने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बता दिए, साथ के साथ अगर नेगेटिव है तो उसको करेक्ट कैसे करें, ये आप लिखेंगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन में। एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। अब जुडिशरी का रोल डेमोक्रेसी में किस प्रकार है कि वो सॉरी जुडिशरी का रोल डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने में कैसा है। ऑलराइट, तो इसको मुझे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। Obviously, there might be some drawbacks. There might be some positive aspects of it. We have to mention both. अच्छा, एक और बात, आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन 10 मार्कर और 15 मार्कर। अगर 10 मार्कर है तो आप यूजुअली लेस पॉइंट लिखेंगे, कॉमन सेंस। और 15 मार्कर है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स तो लिखने हैं, साथ के साथ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। एग्जाम्पल्स कब देने हैं, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। सो प्लीज बी पेशेंट। एवरीथिंग कैन नॉट बी लर्न एट द फर्स्ट क्लास। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, डिस्कशन। अब डिस्कशन मींस प्रोज एंड कॉन्स मस्ट बी प्रेजेंटेड। क्रिटिकल एग्जामिनेशन में देयर इज अ चांस कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव छोड़ सकते हैं अगर कोई भी एक एक्सपेक्ट ना मिले तो। बट डिस्कशन में आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखने पड़ेंगे, उसके फायदे और नुकसान लिखने पड़ेंगे। ठीक है। डिस्कस द चैलेंजेस फेसिंग अर्बन इंडिया टुडे। आज का ग्रामीण भारत किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करता है।
बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसके बारे में आपको डिस्कशन करनी है। आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी। यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे चैलेंजेस। अब चैलेंजेस है तो कैसे उनको ठीक किया जाए, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम। जैसे एग्जांपल के लिए एक चैलेंज है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चला रखी है? नरेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रमोट एमएसएमईज which will eventually uh, grow in led to growth in employment. ऑलराइट, सो ऐसे आपको इश्यूज बताने हैं और उनको सॉल्यूशन देने हैं। इट मे साउंड सिमिलर ईच अदर बट एनालाइज एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन में एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन में आप एग्जांपल यूजुअली कम दे सकते हैं। अगर आपके पास एक दो एग्जांपल है तो इट इज गुड। एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट मतलब एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट और कॉन्सेप्ट। एल्यूसिडेट आपको ज्यादातर उन क्वेश्चन में मिलेगा जो स्टैटिक होंगे, एज आई सेड इन द फर्स्ट स्लाइड। स्टैटिक क्वेश्चंस जिसमें आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मांगते हैं किसी कॉन्सेप्ट का। ऑलराइट, तो एल्यूसिडेट उन टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा मिलेगा। अच्छा, एल्यूसिडेट एग्जांपल देखते हैं। एल्यूसिडेट द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नाउ इसकी स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, लाइक जरूर कर देना। और जो भी आपके दोस्त हैं या जो नए एस्पिरेंट्स हैं, आपके फैमिली में कोई हो सकता है या फिर आपके दोस्त की फैमिली में कोई हो सकता है, तो उनसे शेयर जरूर करना। ठीक है, तो इंट्रो के बाद बॉडी। बॉडी में सिग्निफिकेंस द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, कब आया था, ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब इसके सिग्निफिकेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आपको इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं विद एग्जांपल्स। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जैसा बताने के लिए उसने पूछा नहीं है हमसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली 10 मार्कर होते हैं। अगर वो यहाँ पे हमको क्रिटिकली एनालाइज या फिर क्रिटिकली एग्जामिनिंग कहता, तो हाँ मुझे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाने पड़ते, तब मस्त होता, जरूरी होता कि मैं नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाऊं। बट सिग्निफिकेंस, उसने डायरेक्टली सिग्निफिकेंस पूछा है तो इतना जरूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। कमेंट, कमेंट का मतलब है वो आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता है। आप इस इशू या जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। एंड नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। आप कोई भी इशू है उसके बारे में आप कैसा भी सोचते हो सकता है आप कंप्लीटली ऑपोजिट हो सकता है आप कंप्लीटली फेवर में हो। नेवर शो इट ऑन द पेपर। नेवर शो योर complete devotion to a topic or complete denial to an issue। अगर आप कोई भी इशू है तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है हमेशा। अगर वो नेगेटिव इशू है तो उसके नेगेटिव पॉइंट दिखाइए, उसको सॉल्व करने का तरीका भी दिखाइए। अगर वो पॉजिटिव चीज है तो पॉजिटिव पॉइंट बताइए, पर इन पॉजिटिव पॉइंट्स में कुछ नेगेटिव बातें जो रह गई हैं वो भी जाहिर कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कमेंट, ओपिनियन पूछ रहा है, द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज का इम्प्लीकेशन ग्लोबल सिक्योरिटी पे क्या हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज का इम्प्लीकेशन हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट पे होता है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, फ्लोरा एंड फौना। बट इसमें स्पेसिफिकली उसने हमसे पूछा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, और इस पे भी ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, मैंने यहाँ क्यों डाला है, क्योंकि अगेन ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने
बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए अपने गवर्नमेंट में, जिसमें उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से भी अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है। तो करंट अफेयर इज इम्पोर्टेंट, आपके पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने देखा था एक क्वेश्चन पॉलिटी के एग्जाम में पूछा गया था। वन वोट, सॉरी, वन इलेक्शन को लेकर, मेरे को याद नहीं आ रहा है सही से। और वो सेम कॉन्सेप्ट 20 दिन पहले मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया था, सी करंट अफेयर्स की। सो करंट अफेयर्स इज इम्पोर्टेंट।